हेलो नमस्कार साथियों। बच्चा आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं ले आया हूं बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री को। जैसा कि बच्चा पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बुक को कंप्लीट कर लिया है, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चारों चैप्टर्स को क्लियरली समझ सकते हैं। आज मैं आपके साथ शुरू कर दे रहा हूं बेटा क्या, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि थर्ड बुक का पहला चैप्टर लेकर आया हूं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें से बच्चा 8 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। क्लियर हुई बात? तो देखो बेटा चैप्टर का नाम क्या है, उपनिवेशवाद और देहात। अब पहले हमें ये चैप्टर का मतलब समझ लेना चाहिए, एक्चुअल में चैप्टर का मतलब क्या है। देखो पहले तो हमें समझना होगा उपनिवेशवाद का मतलब यानी कि कॉलोनिज्म का मतलब। ठीक है, देखो कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है, बड़ी आर्थिक शक्ति। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जब बड़ी आर्थिक शक्ति यानी कि एक बिग इकोनॉमिक पावर, बड़ी आर्थिक शक्ति जब अपने से कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से कब्जा कर ले। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं यानी कि कॉलोनिज्म कहते हैं। याद रहेगा आपको, बिल्कुल फोकस रखना है। क्या होता है बेटा उपनिवेशवाद का मतलब, जब कोई बड़ी आर्थिक शक्ति होती है अपने से कमजोर आर्थिक शक्ति पर क्या कर ले, कब्जा कर ले और आर्थिक और राजनीतिक रूप से उसे कंट्रोल करने लगे। जैसे कि ब्रिटेन ने लगभग 190 साल तक भारत को भी किया और विश्व के अन्य भागों को भी कंट्रोल किया। ठीक है, 190 साल तक हमने बेटा ब्रिटिशियर्स की गुलामी झेली थी। ठीक है, उसके बाद हमारे कई सारे शूरवीर जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, सुभाष चंद्र बोस और XYZ एक्सेट्रा, कई सारे हमारे शूरवीर आए जिन्होंने शहीदी दी और शहीद होकर इस आज़ादी को प्राप्त किया। ठीक है, तो अब ये जो गुलामी थी यानी कि ये जो हमें उपनिवेश बना रखा था, हमें कॉलोनी बना रखा था, उसका असर हमारे देहाती एरिया, देहात का मतलब क्या होता है, गांव वाले एरिया पर कैसे हुआ ये हमें समझना है, यानी कि उन किसानों पर क्या असर पड़ा। ठीक है, ये चैप्टर प्रॉपर उसी बारे में दिखने वाला है। क्लियर हो गई बात? बेटा असल कहानी यहां से शुरू होती है, थोड़ा 1793 में आ जाओ। कब? 1793। 1793 में क्या हुआ बेटा, जब उधर के लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया बेटा, एक आइडिया लगाया कि यहां से टैक्स कलेक्शन तो टाइम पे हो नहीं पाता। ठीक है, यानी कि हमें टाइम पे टैक्स नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं ना कि हम एक कर देते हैं परमानेंट सेटलमेंट। क्या कर देते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। इसे कहा इस्टमरारी बंदोबस्त। यानी कि उन्होंने एक नियम ले आए कि फसल हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए जी, एक टैक्स तय कर दिया जाएगा और ये टैक्स चाहिए। ठीक है, और ये जो टैक्स होगा बेटा ये परमानेंट होगा। परमानेंट का मतलब क्या है, पहले ना किसान ज्यादा फसल करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ज्यादा फसल होगी तो अंग्रेज ज्यादा टैक्स ले लेंगे। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक रूल ले आए कि फसल कितनी भी हो या ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हो तो चाहे करोड़ों रुपए तुम कमा लो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें क्या चाहिए, एक परमानेंट टैक्स चाहिए, एक फिक्स्ड टैक्स चाहिए। इसी को क्या कहा, परमानेंट सेटलमेंट कहा या इस्तेमारी बंदोबस्त कहा। जैसे कि बच्चे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मान लो मेरी शॉप है, ठीक है, अगर अब मेरी शॉप है, मेरे ओनर मुझे कह देते हैं कि भाई तू जिस दिन दुकान खोलेगा उस दिन तू किराया दियो, जिस दिन नहीं खोलेगा उस दिन मत दियो। अब ऐसे में क्या होगा यार, मैं सोचूंगा चल छोड़ यार आज सो जाता हूं, कौन सा किराया देना है मेरे को। लेकिन अगर मेरे सिर पे किराया होगा तो मैं सोचूंगा ना, नहीं यार ये तो मेरा एक फिक्स असेस्ट है ही है, ये तो मेरे को पे करना ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू दुकान ओपन करूंगा। ऐसा ही कुछ किसानों को, अंग्रेजों को लग रहा था कि किसान कंटिन्यू खेती करेंगे ही करेंगे अगर उनका टैक्स परमानेंट कर दिया जाए तो। ठीक है, इसी को क्या कहा, इस्तेमारी बंदोबस्त। और इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किसके टाइम पे हुआ बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना। और कब हुआ, 1793। अब क्या, अगर ये टैक्स पे नहीं, अब टैक्स कलेक्शन के लिए क्या किया जी, एक बंदा रख दिया जिसे क्या कहा गया, जमींदार। यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, किससे,
किसानों से। अब जमींदार का काम था टैक्स कलेक्शन करना। अब जब जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करके किसे देना होता था जी, अंग्रेजों को, और उसके लिए ना एक फिक्स डेट कर दी जाती थी, एक लगा रखा था सनसेट मेथड। सनसेट मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, सूर्यास्त विधि, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले पहले उन्हें वो टैक्स पे करना है। एक फिक्स डेट दे दी, जैसे मान लो आज क्या तारीख है, आज मान लो 5 तारीख है ना, तो मान लो मैंने बोल दिया जी 10 तारीख है, 10 तारीख के सूर्य अस्त होने से पहले आपको टैक्स देना है। अब सवाल, सर अगर वो 10 तारीख के सूर्य अस्त होने से पहले टैक्स नहीं देते थे तो क्या होता था? तो बेटा जो जमींदार होते थे ना, उनकी जमीनों को क्या कर दिया जाता था, जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था, जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। नीलाम का मतलब समझते हो ना, यानी कि जितनी भी जमींदारी उनकी होती थी सारी ऑक्शन में लगा दी जाती थी। अब नया जमींदार आके उसे खरीद लेता था, जिससे कि सारा अंग्रेजों का टैक्स का पैसा निकल जाता था। इसलिए कोशिश करते थे जमींदार की टाइम पे टैक्स कलेक्शन हो जाए और टाइम पे अंग्रेजों को पहुंच जाए। और कभी कभी क्या होता था, कोई किसान नहीं भी पे करता था तो उसका पैसा जमींदार अपनी जेब से भी दे देते थे। एक नीलामी का हमें देखने को मिलता है 1797 में। कब? 1797। ये थी बेटा बर्दवान की नीलामी। कहाँ की? बर्दवान की नीलामी। जो बर्दवान के बेसिकली जमींदार थे, उनकी जमीन की नीलामी की कहानी यहाँ पर दे रखी है। क्यों नहीं हुई उनकी जमीन की नीलामी? क्योंकि वो टाइम पर टैक्स पे नहीं किए थे। अब क्वेश्चन आता है, सर आखिरकार ऐसा क्यों करते थे, यानी कि ये जो जमींदार थे वो चूक क्यों कर जाते थे? यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं कि जमींदार कर चुकाने में चूक क्यों करते थे? आखिरकार जमींदार क्यों ऐसा करते थे कि वो टाइम पे टैक्स नहीं देते थे? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ जाता है। तो आप पहले बताएंगे बेटा प्रारंभिक मांगों का अधिक होना। प्रारंभिक मांगों का अधिक होना। प्रारंभिक मांगों का अधिक होने का मतलब क्या है बेटा? जैसे मान लो अभी अभी मैंने क्यों न्यू बिजनेस ओपन किया, ठीक है, अब मैंने नई शॉप ओपन की। अब नई शॉप ओपन की तो भैया उसका किराया तो एक फिक्स असेस्ट है ना मेरे पास। अब ज्यादातर दुकानें आपने दिखी होंगी बेटा कि बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, खुलती हैं 2-3 महीने के अंदर बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो किराया ही अपना नहीं निकाल पाते। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर कोई दुकान 2-3-4 महीने चल जाती है तो उसके बाद कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका फिर किराया आना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर देखो प्रारंभ में किराया बहुत ज्यादा होगा तो कोई दुकानदार पे नहीं कर पाएगा। ऐसा ही था। अब अंग्रेजों ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट किया था। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या? एक लंबे समय तक वो डिमांड बढ़ाने वाले नहीं थे। उन्होंने यही वादा किया था ना कि आने वाले लंबे समय तक अब हम डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, परमानेंट सेटलमेंट है। जब ये बात परमानेंट सेटलमेंट की हुई थी, एक फिक्स टैक्स की हुई थी, तो यहां से क्लियर हो गया कि अब आने वाले लंबे समय तक तो टैक्स बढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, जब लंबे समय तक टैक्स नहीं बढ़ने वाला था तो अंग्रेजों ने शुरू में ही डिमांड को काफी हाई कर दिया, जिसकी वजह से वो चूक जाते थे। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? फसलों के रेट कम होना, फसलों के दाम कम होना। यानी कि जिस टाइम पे ये इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ उस टाइम पे फसलों के दाम भी काफी कम थे, जिस वजह से उन्हें एक फिक्स पैसा मिलता नहीं था। जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, तो किसान पैसा चुका नहीं पाएंगे। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा हम देख सकते हैं क्या, एक सूर्यास्त विधि। मैंने आपको बताया सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि का मतलब क्या है जी? एक डेट फिक्स थी। अब मान लो 1-2 दिन तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से वो भी नहीं चलेगा। एक फिक्स डेट है, उसके सूर्यास्त होने से पहले पहले आया तो आया, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बेटा किसानों द्वारा जानबूझकर ना देना, किसानों द्वारा टैक्स पे ना करना, टैक्स पे ना करना। अब मान लो भैया अब एक दिमाग लगाओ, अगर 1-2 किसान है जो टैक्स पे नहीं कर रहे तो चलो जमींदार उनके बदले का पेमेंट कर देगा, लेकिन सभी किसानों ने पेमेंट नहीं किया तो जमींदार कहां से पेमेंट करेगा? जमींदार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस वजह से भी कई बार वो चूक जाते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब किसान क्यों नहीं टैक्स पे करते थे? देखो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बेटा फसल का खराब हो जाना। क्या हो सकता है? फसल खराब हो जाना।
और दूसरा रीजन हो सकता है बेटा उन्हें कई बार जोतदार, कौन, जोतदार भी टैक्स पे करने से मना कर देते थे। जोतदार टैक्स पे करने से मना क्यों कर देते थे उसका रीजन अब मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक क्लियर हो गया? जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने इतने से में काफी सारी कहानी आपको पढ़ा दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से डस्टर ले लेता हूँ बेटा, ये ना, और अब मैं आपको बता देता हूँ क्या कि आखिरकार जोतदारों का उदय कैसे हुआ और ये जोतदार होते कौन थे। अभी मैंने एक नीचे आपको नाम बताया ना कि जोतदार किसानों को टैक्स पे करने से मना कर देते थे, तो आखिरकार हमें इसमें समझ लेना चाहिए कि जोतदार होते कौन थे, ठीक है, और उनका उदय कैसे हुआ। उदय का मतलब क्या है, जोतदार का राइज कैसे हुआ। तो देखो बेटा, जोतदारों का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं, जोतदारों का उदय, पहले तो यहां पे बताता हूं। अब देखो जोतदारों के उदय की कहानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो देखो जोतदार कौन होते थे बेटा, बड़े किसान होते थे। क्या होते थे, बड़े किसान, ठीक है। अब ये बड़े किसान होते थे और कहाँ रहते थे, गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे, गांव में। अब गांव में रहते थे तो इन्होंने ना अपना दबदबा बना रखा था किस पर, साहूकारों पर। किस पर, साहूकार। साहूकार जानते हो ना बेटा, जो ऋण पर पैसे वगैरह उधार देता है। अब इनका दबदबा काम कर रहा था किस पर, साहूकारों पर। साहूकारों का दबदबा काम किस पर करेगा, किसानों पर। तो डायरेक्टली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो जो ये जोतदार चाहेंगे वैसा किसान करेंगे नहीं करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है, जो जोतदार थे या बड़े किसान जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे, गांव में। और जबकि जो जमींदार थे, जमींदार कहाँ रहते थे, शहरों में, ठीक है। अब जो गांव वाले हैं, जो गांव के निवासी हैं, उनका बॉन्ड किससे अच्छा होगा, आप कहोगे सर जोतदार से बॉन्ड अच्छा होगा। क्यों, जोतदार से इसलिए बॉन्ड अच्छा होगा क्योंकि जोतदार उन्हीं के साथ रहते हैं। नॉर्मल सी बात है बेटा, जो मेरे साथ रह रहा है उससे मेरा बॉन्ड अच्छा रहेगा। क्लियर हुई बात। तो जोतदारों से उनका बॉन्ड काफी अच्छा था, यानी कि बहुत अच्छे से उनसे रिश्ते रहते थे। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद और हम थोड़ा सा पॉइंट को जाने तो एक चीज पता लगती है कि जोतदार जब जब जमींदार टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते थे, ठीक है, जमींदार जब जब टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते थे, जब टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते थे, बढ़ाने की कोशिश करते थे तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार उनका प्रतिरोध करते थे। यानी कि जमींदार किसके साथ मिल जाते थे, आप कहेंगे जमींदार किसानों के साथ आकर खड़े हो जाते थे। अब जब जमींदार किसानों के साथ आकर खड़े हो जाते थे तो किसानों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए जिससे पता लगता है किसानों की बनती है किससे, जोतदारों से। अब क्या होता था, समय आने पर ना जोतदार क्या करते थे, मना कर देते थे। यानी कि किसानों को टैक्स पे करने से मना कर देते थे। अब जब किसान टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, जमींदार की जमीन नीलाम होगी। और जैसे ही जमींदार की जमीन नीलाम होती थी तो उसे कौन खरीद लेते थे, उसे जोतदार खरीद लेते थे। अब जब जमीन को जोतदारों ने खरीद लिया तो जमीन के जोतदारों द्वारा खरीदते ही जमीन किसकी हो गई, अब जोतदार की। यानी कि जो अब जोतदार था पहले वो क्या बन चुका है, अब जमींदार बन चुका है। यानी यहां से हमें क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, जोतदार ने एक बड़े किसान का रूप ले लिया। यानी कि जोतदारी आगे जाके क्या बन गया, जमींदार बन गया। तो यही है बेटा द राइज ऑफ जोतदार, यानी कि जोतदारों का उदय। क्लियर हो गई बात, जोतदारों का उदय भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक आएगा हमारा कि आखिरकार जब जोतदारों के उदय के बाद जो जमींदार थे, है ना, आखिरकार जमींदार अपनी जमीनों को कैसे बचाते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, आखिरकार जो जमींदार थे अपनी जमीनों को कैसे बचाते थे, यानी कि जमींदारों की तरफ से क्या प्रतिरोध होता था, जमींदारों द्वारा प्रतिरोध, जमींदारों द्वारा प्रतिरोध। तो देखो जमींदार कैसे प्रतिरोध करते थे इन सब चीजों का। तो सबसे पहले तो बेटा हमें एक चीज देख लेनी चाहिए, क्या
कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो जोतदार थे, ठीक है, और जमींदार थे, ठीक है। अब जमींदार क्या करते थे, जोतदारों का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब मैं आपको क्लियर करूंगा किसका, जमींदारों का। आखिरकार जमींदार किस तरीके से प्रतिरोध करते थे, क्या करते थे, प्रतिरोध करते थे, यानी कि जब वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो ऐसी क्या टेक्निक अपनाते थे कि उनकी जमीन बच जाए। क्लियर हुई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, पहला तो वो क्या करते थे, बहनों या माता के नाम, किसके नाम, माता के नाम जमीनें कर देते थे, जमीनें कर देते थे, क्योंकि इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत एक अंग्रेजों का रूल था कि कभी भी महिलाओं के नाम जो जमीन होगी, किसके नाम, महिलाओं के नाम जो जमीन होगी उसे नीलाम नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो उनका ये था अपनी जमीनों को बचाने का। दूसरा तरीका उनका ये हुआ बेटा, कभी कभी ना वो जानबूझ के किसानों से तो टैक्स कलेक्ट कर लेते थे लेकिन जानबूझ के पेमेंट नहीं करते थे, जैसे कि साल का रोक लिया, 2 साल का रोक लिया। जब रकम बढ़ती जाती थी, ठीक है, फिर एंड में क्या करते थे, अपनी जमीन नीलाम कर देते थे। अब जमीन का उतना तो नहीं मिलेगा जितनी उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, मान लो टैक्स कलेक्ट कर लिया 5 करोड़, ठीक है, और जमीन का प्राइस है कितना, 2 करोड़। अब क्या करते थे, जैसे ही 5 करोड़ कलेक्ट हो गया, ठीक है, अब 5 करोड़ किसके है, जमींदारों के पास है, 2 करोड़ की जमीन है। अब क्या किया करते थे ये लोग ना, कि जैसे ही इतना पैसा इकट्ठा हो गया अब वो अपना ही बंदा भेज देते थे, यानी कि जब जमीन नीलाम हुई तो उन्हीं का बंदा जाता था और जाकर जमीन को खरीद लेता था। इस तरीके से पैसा भी बचा लेते थे और कहीं ना कहीं पैसा भी बच गया और पैसा बचने के साथ साथ जमीन भी अपने पास ही रह गई। फिर तीसरा तरीका वो अपनाते थे बेटा, लठियाल। लठियाल मतलब कि देखो जो बड़े बड़े जमींदार होते थे ना उनके लठियाल हुआ करते थे। लठियाल मतलब लठधारी होते थे, ठीक है। अब लठधारी को क्या करते थे, वो लठधारी को बोल देते थे भैया कोई भी आए उसे जमींदारी के अंदर घुसने ही मत दो। जमीन नीलाम होने के बाद जब नया जमींदार कब्जा करने आता था ना तो उसे ये लठधारी मार मार कर भगा देते थे। फिर उसके बाद बेटा इन्होंने तरीका अपनाया, जैसे कई बार क्या होता था, कोई जमींदार अच्छे होते थे ना, जमींदार अच्छे होते थे तो किसानों का रिश्ता बन जाता था। अब क्या हो, मान लो मैं जमींदार हूं, अब मेरी जमीन नीलाम हो गई, मैंने जाकर किसानों को डरा दिया, अगर मैं यहाँ से हट गया, ठीक है, अब मैं किसानों को डरा रहा हूँ जाके, अगर मैं यहाँ से हट गया तो नया जमींदार आएगा, नया जमींदार आएगा तो तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा, तुमसे ज्यादा टैक्स लेगा। अब किसान सारे डर गए और कई सारे किसान तो ऐसे भी होंगे, हो सकता है मैं पहले उन किसानों की मदद करता था, टैक्स टाइम पे ना देने पे मैं उनका पेमेंट कर देता था, उनसे धीरे धीरे ले लेता था, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ही होगा ना किसानों के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा बना होगा। अब क्या किसान चाहेंगे ऐसा जमींदार हम खो दें, किसान कभी नहीं चाहेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता था, जो पुराने जमींदारों की जमीनों को हथियाने के लिए नए किसान किसी और को आने ही नहीं देते थे। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आ जाते बच्चा एक क्वेश्चन और आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, 5वीं रिपोर्ट, फिर उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। अब ये 5वीं रिपोर्ट का मतलब क्या है पहले जान लो बेटा, 5वीं रिपोर्ट का मतलब जान लो पहले, ठीक है। देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, कंपनी के कामकाज को ध्यान में रखकर, किसको, कामकाज को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी, ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही है, देखो क्या हो रहा था, लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है, भ्रष्टाचार की शिकायतें जा रही थी, भ्रष्टाचार की शिकायतें हो रही थी। इसलिए 1773 में, कब, 1773 एक रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मोटो क्या था बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट का मेन मोटो था कंपनी को नियमित व नियंत्रित करना, कंपनी को नियमित व नियंत्रित करना। आपने ये पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं एक्चुअली पढ़ा दे रहा हूं आपको क्योंकि ये आगे जाके भी आपके काम आने वाला है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी पे एक प्रेशराइज कर दिया कि तुम्हें टाइम टू टाइम रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट तैयार करके कहाँ भेजनी है, ब्रिटेन के संसद में भेजनी है,
कहाँ भेजनी है? ब्रिटिश संसद में भेजनी है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट थी बेटा ये 1813 में ब्रिटिश संसद में पास आई थी। इसे 5वीं रिपोर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले 4 रिपोर्टें पेश की जा चुकी थी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? 5वीं रिपोर्ट या 5th रिपोर्ट का। इससे पहले कितनी रिपोर्टें और आ चुकी थी? आप कहेंगे सर इससे पहले 4 रिपोर्टें और आ चुकी थी, इसलिए 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? 5वीं रिपोर्ट कहा गया। इसे तैयार किसने किया बेटा? तो आप कहेंगे परवर समिति ने। किसने? परवर समिति, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसे सिलेक्ट कमेटी। क्या कहते हैं? सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। ठीक है, और इस रिपोर्ट को तैयार करते टाइम बेटा कंपनी के कामकाज को ध्यान में रखा गया था कि आखिरकार कंपनी किस तरीके से भारत को कंट्रोल कर रही है। क्लियर? इसमें बेटा 1002 पेजिस में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। कितने पेजिस में? 1002 पेजिस में। अब 1002 पेजिस में तो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसके साथ साथ एक और चीज आप याद रखेंगे बेटा, 1002 पेजिस का तो है, उसमें 800 से ज्यादा अर्जियां, 800 से ज्यादा पेजिस में जो अर्जियां लिखी गई थी वो किसके लिए लिखी गई थी? किसके द्वारा? किसानों या जमींदारों द्वारा दर्ज थी। क्लियर हुई बात? तो ये समझ आ गया इसे क्यों बनाया गया। अब इसमें एक चीज समझ आई बेटा, इसमें समझ आया कि जमींदार टाइम पे टैक्स पे नहीं करते और वो बहुत ज्यादा किसानों का शोषण भी करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ कई और मामले समझ आए कि कंपनी भी भारतीयों का बहुत बुरी तरीके से शोषण कर रही है, और इसमें दिखाया गया कि किसान किस तरीके से अपनी दयनीय जिंदगी जी रहे हैं। दयनीय जिंदगी मतलब एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिस पर दया की जाए। क्लियर हुई बात? अब आ गया 5वीं रिपोर्ट समझ। मुख्य रूप से भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट का आंसर अगर परफेक्टली आपको चाहिए कि आप बोर्ड में क्या लिखें, तो आप इस नंबर में मुझसे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये पेपर में कई बार 8 मार्क्स का आ जाता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक बार आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता और बच्चा चाहता है कि सर मुझे आंसर फॉर्मेट दे दो, तो इस नंबर पे बेटा व्हाट्सअप करना। और बच्चे इससे आगे के टॉपिक अगली वीडियो का जरूर इंतजार करना, क्योंकि उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का आता है वो है हल और कुदाल की लड़ाई। क्लियर हुई बात? तो बेटा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।